सबों का खून चाहिए और वो खून आपको देना होगा। अब वो खून आप हंस के दीजिए, रो के दीजिए। आपको अगर आजादी चाहिए तो वो खून आपको बहाना होगा। वो खून बहाने का मतलब ये नहीं कि अभी कत्लेआम करने चलना है। हमें अपने मानसिक जो जकड़ता अभी हमें जकड़ी हुई है कि हमारे पीओ हैं, हमारे अधिकारी हैं, इनसे हम क्या बोले, कैसे बोले। और दो तीन चीजें मैं मतलब विस्तार वाइज बता देना चाहता हूँ। हम लोग हड़ताल के लिए चल रहे हैं, उससे पहले दो तीन चीजें हमें कन्वे कर देनी होगी अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपने रिफ्लेक्स मेमोरी को। तीन चीज, पहले हमें किसी से नहीं डरना है। अपने आप को, हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है या जो बाहर खड़े हैं, अपने आप को महासचिव और अध्यक्ष की कैपेसिटी में आप मैदान में उतरेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि पीछे से हमको कोई मैसेज आएगा या सत्याग्रह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, यहाँ पे सुशील जी आप भी आगे बढ़िए, यहाँ पे संजीव जी आप भी आगे बढ़िए, यहाँ पे तिवारी जी आप भी आगे बढ़िए। सबको आगे आना होगा, कोई पीछे साथ नहीं देने के लिए है। सब मोर्चे पर, वॉर फ्रंट पर आगे रहेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। और मैं ये गारंटी देता हूं कि नो पर्सन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई हड़ताल पर से तब तक वापस नहीं आइएगा जब तक कि यहां से आपको हड़ताल से वापस आने के लिए मैसेज नहीं चला जाए। ये मत सोचिए कि आपका प्रोसीडिंग आ जाएगा, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं सस्पेंशन हो जाएगा, आपको डराया गया है। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कोई पर्सन को मैं पीछे छोड़ के हड़ताल से वापस नहीं आऊंगा। सबकी सारी चीजों को जब तक नहीं पूरा कर लिया जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं नो पर्सन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं कोई समझे कि नेतृत्व अपना मनवा लिया या नेतृत्व को डरा दिया गया, नेतृत्व हड़ताल से वापस आ गए, हम लोगों की तो कोई बात ही नहीं सुनी गई, हम लोग तो बीच मझधार में फंस गए। इस तरह के कोई मुबाते में मत रहिएगा। कोई पर्सन पीछे नहीं छोड़ा जाएगा जब तक हर एक व्यक्ति न बोल दे कि हाँ अब हड़ताल से वापस आ जाना चाहिए, हमारी मांग पूरी हो गई है, तब तक ये सत्याग्रह सिंह हड़ताल से वापस नहीं आएगा। और मैं तिवारी जी, अभेद तिवारी जी और बाकी लोगों की गारंटी लेता हूँ, उन लोगों को भी वापस नहीं आने दूंगा। इनके ऊपर कितना भी पक्षपात हो जाए, मेरे ऊपर कितना भी पक्षपात हो जाए, मैं वापस नहीं आऊंगा। तो ये चीज मान लीजिए कि आप लोगों को भी अपने पीओ, यहाँ पे दूसरी चीज ये बोल देता हूँ, आपके पीओ से लाख आपका अच्छा टर्म होगा, मेरे पीओ से मेरा भी लाख अच्छा टर्म है। इनफैक्ट पारिवारिक संबंध भी होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी लड़ाई पीओ और आपके संबंधों की नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको उनके सामने आंख दिखाना पड़े, आप दिखाइए, क्योंकि आज लड़ाई आपकी अपनी है। आपके पीओ आपके घर का चूल्हा नहीं जला रहे हैं, आपकी सूखी रोटी में उनका घी नहीं लग रहा है, घी वो खा रहे हैं। आज आपको अपने बच्चों को घी खिलाने की बात आ गई है, उनकी रोटी में घी कैसे लगेगा, उनका एजुकेशन बेटर कैसे होगा। आपके पीओ से अच्छे टर्म 3 साल के लिए है, 3 साल के बाद वो अपने घर गए, आप अपने घर गए, उसके बाद अगले से अच्छे टर्म बनाइए। इसीलिए इस कोई भी उसमें नहीं रही है कि जिला जज हमको कोऑपरेट करेंगे कि नहीं, हमको फलाने पीओ मेरे कोऑपरेट करेंगे कि नहीं। हो गया, बहुत खुशामद कर लिए, बहुत सब कुछ कर लिए, फकीर की तरह है, फकीर की तरह। अगर अभी सिंपल सी बात है, आदमी को डर तब होता है जब खोने के लिए कुछ हो। हमारे पास खोने के लिए ही क्या है? वैसे ही रोड पे मान लीजिए अगर एक बार हड़ताल किए, नहीं भी कुछ हुआ, हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मान के चल रहे हैं, फिर भी खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं। कल भी फकीर थे, आज भी फकीर रहेंगे। एक बार अपनी बात तो करके देखें, एक बार अपने झूठ लगा के तो देखें, किस बात का डर, किस बात का है, क्यों कौन सा आप अपमानित हो जाइएगा, और ऐसे कौन से सब अपमानित है। और दूसरा, ये डर तो सबको ही निकाल लीजिए अपने मन से। दूसरा, सीनियर बोल रहे हैं, बहुत लोगों का है कि सीनियर साथ नहीं दे रहे हैं, सीनियर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सीनियर के कोऑपरेशन के लिए मैं बोलूं, एक मैं लाइन कहना चाहता हूं, बाकी जो भी करिए, क्योंकि मैं भी सबसे जूनियर हूं। कौन सी बात कब कैसे कही जाए, यह सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। आप अपने सीनियर को बाय हुक और बाय क्रुक मनाइए, समझाइए, डराइए, जो कर सकते हैं आपको करना होगा। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना लगता है कि अगर मेरे साथ मेरे सीनियर खड़े हैं तो आपके साथ भी आपके सीनियर खड़े होंगे। कुछ 5% 10% लोगों की मैं बातें नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग होंगे, उनकी मैं बात, लेकिन अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इतना समझ में आता है कि उनको क्या डर है। मान लीजिए वो बोलेंगे हम रिटायरमेंट के वर्ष पे, अरे अगर स्केल बढ़ेगा तो उनका भी तो रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ेगा।
उनको आपको समझाना होगा, उनको आपको अपने टीम में लाना होगा। इस तरह से डिस्कार्ड करके आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। संवर्ग में बांट के, आप कैडर वाइज बांट के, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग बांट के, क्लास 3 क्लास 4, तो इस तरह से लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। ये हमारी सामूहिक अस्मिता की लड़ाई है। ये कोई मतलब वो नहीं है कि क्या कहते हैं हमको ये पे स्केल मिल जाए। पे स्केल तो एक तात्कालिक, मतलब ये सोचिए, ये मानसिकता अविनाश प्रकाश जी बोल रहे थे कि अगर हम शुरू से करते आ रहे होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता। तो मतलब सरकार की ये एनार्की देखिए और एट्रोसिटीज देखिए। वो बोलते हैं कि जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। अरे भैया आप किस स्कूल में पढ़े थे? क्या 51-56 जुडिशियल ऑर्डर नहीं है? वो बोलते हैं वेतन आयोग की अनुशंसा नहीं है। वेतन आयोग की अनुशंसा में लिखा हुआ है कि कैडर विल बी फ्रेम्ड, देयर सैलरीज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल। तो क्या ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? उनका कहना है कि आपके लिए प्रशासनिक विभाग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्रशासनिक विभाग ने रिकमेंडेशन दे दिया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सकारण आदेश थे, इनको हम मुफस्सिल कैडर के इक्विवेलेंट मानते हैं। अरे उसी 7 PRC में आप मुफस्सिल कैडर को ज्यादा पेमेंट दे रहे हैं जिनका ग्रेजुएशन पे, और उनको कारण में लिखते हैं कि सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर हम पे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया 1991 में पास कि 10 पैरामीटर पे सैलरी बढ़ती है कि नहीं की। उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नेचर ऑफ ड्यूटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, हायरार्की और पोस्ट है। अब बताइए एक IAS के साथ जो PPS होंगे, क्या वो 1993 के